Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus biology 12th standard and chapter number 6 molecular basics of inheritance. This chapter is very difficult for your examinations and so you learn and I am teaching is in a easy way. Okay students, let's start today's our new chapter molecular basis of inheritance. At first, the inheritance means which characters we get from our parents, and like this the transferred from the parents into their offspring. These characters are called the inheritance, and the inheritance the chemicals are mainly the DNA and GNA. Both structures in this chapter I explain you in detail and complete molecular structure. Okay students, let's start this lesson today. In this lesson I teach you about the which topic? The structure of DNA, the structure of DNA, the search of genetic material, RNA world, replication, transcription, genetic code, translation, regulation of gene expression, human genome project, DNA fingerprint. Okay, all these topic I take in this lesson in easy language. Okay, in previous chapter I explained you about the inheritance. What is the inheritance? I said you that which characters are transferred from their parents into their offspring. These are characters are included in inheritance, and as a heredity and those factors are regulated pattern inheritance. This was not clear and some characters are different, so these are called the variations. Okay, पेरेंट्स से जो कुछ भी जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया था डीएनए, तो डीएनए पेरेंट्स का के जो सेम कॉपी होकर के उनके ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंस होते हैं, वो कहलाता है वेरिएशंस. वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. तो इसी चैप्टर को लेकर के इसमें हम मोलेकुलर स्ट्रक्चर डीएनए पढ़ेंगे. ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. जो डीएनए होता है वह जो हायर एनिमल्स और हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जेनेटिक मटेरियल होता है. डीएनए के बिना ऑफस्प्रिंग के अंदर उसके जो पेरेंट के कैरेक्टर है वह आएंगे नहीं, कॉपीड नहीं होंगे. अगर कोई स्पीसीज स्पेशल स्पीसीज अपने कैरेक्टर्स को शो करती है, डॉग को पढ़ देता है, केट को, तो इसमें ओनली डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे वायरस, कि उसके अंदर आरएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल के लिए काम करता है. ठीक है, क्योंकि वायरस क्या होता है, उसका यूनिसेलुलर मतलब सेल से भी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर साइज का होता है. इसके लिए उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वायरस के अंदर. ठीक है, और डीएनए जो होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो इस तरह से डीएनए और आरएनए मिलकर ही अपना पूरा फंक्शंस करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. जो होता है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस. ओके, जो रिप्लिकेशंस जो होता है उससे डीएनए जो होता है वह प्रोड्यूस होता है. फिर डीएनए जो होता है वह ट्रांसक्रिप्शन करके जीनेटिक कोड बनाता है, और जीनेटिक कोड से क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो आरएनए को उस जेनेटिक कोड बना करके उसको मैसेज करता है कि ये वाले कैरेक्टर्स जो है जीन्स है वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने. तो वह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन. डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, जो वो कहलाता है ट्रांसलेशन. तो इस तरह से रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन तीन प्रोसेस में जो मोलेकुलर इनहेरिटेंस होता है इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये देखिए ये डीएनए. ठीक है, डीएनए जब प्रोड्यूस होता है तो यह रिप्लिकेशंस होता है, अपनी कॉपी जो होती है पेरेंट की वह बनाना चाहता है उसके ऑफस्प्रिंग में. फिर वहाँ से बनता है एमआरएनए. एमआरएनए जो होता है जब उसको मैसेंजर आरएनए कहलाता है, जिसको डीएनए जब कॉपी करता है तो वहाँ से वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन. फिर इससे जो है यहाँ पे बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये, और इससे
एक न्यू कॉपी, एक न्यू जो होता है वह जीनोम बन जाएगा, जो कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इन 3 प्रोसेस के अंदर मोलिकुलर इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है, जिसको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं इसके। इस तरह से कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो ह्यूमन में मेन टाइप के 20 न्यूक्लियोटाइड्स, और इससे भी बड़ी एक पॉलीमर साइकिल होती है कि उनके अंदर पॉलीमर साइकिल किस तरह की होती है कि डीएनए जो जीनोम्स होते हैं वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, इस तरह के सारे, या OH ग्रुप, फिर नाइट्रोजन बेस जो होता है, ये नाइट्रोजन बेस जो होता है यही एमीन ग्रुप बनाता है, और यह एमीन ग्रुप जो होता है यही न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है। 20 टाइप्स के मेन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा जो होते हैं, उन सबको मिलकर के इसका एक हायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स की पूरी एक सीक्वेंस चलती है। जो डीएनए और आरएनए है उन्हें न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड्स का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए कि लिविंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर मोलिकुल्स जो होते हैं वह किस तरह का स्ट्रक्चर बना के कैसे पार्ट लेते हैं, और किस तरह से जीनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए और आरएनए की दोनों की रिलेशनशिप है। तो इसके समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं डीएनए का पॉलीमर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने डीएनए के बारे में आपको क्या बताया था, इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह इसका केमिकल नेम है कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जिसको डीऑक्सी बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप्स आकर के ऐड होता है, और डीएनए जो होता है वो कैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पेयर जो होता है उसके बेस पर यह काउंट होता है। और सारे स्पीसीज के अंदर इसकी साइज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आप इसकी ये साइज लर्न रखिएगा, क्योंकि ये आपके लास्ट ईयर के एनसीईआरटी पेपर जो था बोर्ड का मार्च 2020 का, उसके अंदर ह्यूमन की इसकी लेंथ होती है, या कितने बैक्टीरियोफेज की होती है, किसमें कितनी लेंथ आती है इसकी। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर इसकी जो हैप्लॉइड कंटेंट जो होती है डीएनए पॉलीमर की, उसकी रेंज होती है 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो बीपी लिखा है इसे बोलते हैं बेस पेयर। इसकी यूनिट लगती है डीएनए की पॉलीमर की बेस पेयर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है। तो इन सबको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको इसीलिए पढ़ाती हूँ सेम टू सेम, लाइन टू लाइन, क्योंकि आपको एग्जाम में वही लैंग्वेज लिखनी होती है। तो आपकी नोटबुक चेकिंग जो होती है, तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं उसमें हाईलाइट करके आपको लिखने कंपलसरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप बायो जब भी पढ़ते हैं तो जिस भी पॉइंट को मैं सर्कल करती हूँ आप उस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, और वह चीज़ लर्न ही कर लीजिएगा। आपको ACTC लिखना है, चाहे आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट करने ही है आपको। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए पॉलीमर जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वह डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट होती है, जिसमें मैंने ह्यूमन की आपको ही बताई थी, और बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था मैंने। उसकी होती है π×174 और 5386 न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। और बैक्टीरियोफेज जो होती है वह लैम्डा, इसका जो बेस पेयर होता है वह होता है 48,502। ओके, और एस्लेसिया कोयली नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी बैक्टीरियोफेज होती है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर इसका ये हैप्लॉइड कंटेंट्स लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये देखिए यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर दिया है, जिसको मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली बस समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिया है, तो आप इससे अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके पॉलीमर स्ट्रक्चर जो होता है वह 2 में होता है। एक तो नाइट्रोजिनस बेस होता है और एक शुगर बेस। ठीक है, पेंटोस शुगर, जो यहाँ पर 5 यहाँ पे आपको कार्बन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह पेंटोस शुगर कहलाती है। तो इसमें अपने को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दी है, डीएनए किस तरह से बनता है वो देखिए। 5 इसकी पेंटोस शुगर बन रही है, 1 2 3, और ये 4 जो है यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप जो होता है 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो है शो कर रहे हैं। जब 6 कार्बन आता है तो बेंजीन बनता है, और 5 कार्बन आता है तो यहाँ पे पेंटोस बनता है। ये देखिए, ये इसका केमिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसे पेंटोस शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पर आकर के जुड़ता है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स चेन बनती है, और एक होता है फॉस्फेट, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स रिएक्शन करके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका चेन स्ट्रक्चर दिया है इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं, बहुत सिंपल है।
देखिए कैसे बनाना है कि सबसे पहले तो मैंने बताया था 5 पेंटोस शुगर के 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, बन गई है, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आकर के ऐड होता है, पी, यहाँ पे देखिए पी मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसकी राइट साइड में फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे बीच में आता है CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आता है एडिनिन, ये एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये चारों की चारों जो है वह शुगर है, ठीक है। यह शुगर कहलाती है जो आकर के अटैच होती है पेंटोस ग्रुप से, इसीलिए हम इसे पेंटोस शुगर कहते हैं, जो DNA हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये चारों की चारों पेंटेस शुगर जो होती है वह DNA के स्ट्रक्चर्स के अंदर आकर के जुड़ती है। तो आगे आपको पहले कितना हुआ, 1 2 3 4 पेंटो शुगर के स्ट्रक्चर बनाइए, फिर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कीजिए, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में बना रहे हैं उसमें कौन से CH2 ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर शुगर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो किस तरह से ड्रॉ करना था देख लिया आपने, यहाँ पे ये पेंटो शुगर ऐड की, इधर आ गया फॉस्फेट ग्रुप, इधर आ गया CH2 ग्रुप, ठीक है, CH2, फिर उसके साइड में फिर से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे सीरियली सीक्वेंस के अंदर ले लीजिए। फिर से वहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा CH2 जहाँ से P जुड़ा है, इधर फिर से पेंटोस शुगर, इधर फिर से P, फिर इधर फिर से यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इधर फिर से यहाँ पर पेंटोस शुगर, फिर इधर वापस फॉस्फेट ग्रुप, फिर से यहाँ पर CH2, हाँ यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका पूरा पॉलीमर स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे ड्रॉ करके और अच्छे से बना सकते हैं। तो इसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अब एक बार ड्रॉ इसको देख करके कीजिएगा समझ के, फिर आपको बिना देखे देख ऑलरेडी हो जाएगा। फिर नीचे पहले वाले में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन शुगर ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर DNA हेलिक्स का पॉलीमर चेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होती है इसकी चेन, तो वहाँ से 5 इंच फॉस्फेट ग्रुप आकर के ऐड होता है, और जब फिनिश होता है तो 3 इंच हाइड्रोक्सिल ग्रुप के यहाँ पे देखिए OH ग्रुप यहाँ पर पहले नहीं था लेकिन लास्ट में आ गया है। तो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वह 3 इंच हाइड्रोक्सिल होगा जो एंड होगा, या कौन सा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, और 5 इंच फॉस्फेट से होगा। यह आपको लिखना जरूरी है क्योंकि यह क्या है, सिंगल हेलिक्स, और जब यह डबल हेलिक्स होगा तो यहाँ पर अपोजिट होकर के यहाँ पर 3 इंच फॉस्फेट ग्रुप अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, और इधर आ जाएगा यहाँ पर 5 इंच फॉस्फेट ग्रुप। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो मैं आगे बताऊंगी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा ही लिखना जरूरी है एज इट इज़ जैसा आपके स्ट्रक्चर बना है। तो इसको आप लर्न नहीं कीजिएगा, इसको समझ करके फिर बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यह भी ऐड करना जरूरी है 5 इंच फॉस्फेट, और जब एंड होता है तो उसके अंदर OH ग्रुप पे और 3 इंच हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब इसका थियोरेटिकल देख लीजिए इसे कैसे लर्न करना है। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है यह क्या होता है, 2 पार्ट्स में था, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मैंने आपको बताई थी, DNA RNA जो होती है वह फॉस्फेट ग्रुप से जाके जुड़ते, एमीन ग्रुप आता है इसीलिए वह न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं और फॉस्फेट शुगर बनाते। और नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं उसके अंदर होती है 2 टाइप्स की शुगर, जिसके अंदर प्यूरिन और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आता है एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन्स के अंदर आता है साइटोसिन एंड यूरासिल। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है DNA। ओके, अब ये क्या कर रहा है, 2 टाइप की शुगर बेस बना रहा है। एक तो अब बना रहा है पेंटोस शुगर, ठीक है, जो राइबोस शुगर बनाता है, जो 5 कार्बन की होती है वह राइबोस कहलाती है, 6 कार्बन वाली बेंजीन बन जाती है। तो पेंटोस शुगर राइबोस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनाया था इसने, एक तो बनाया पेंटोस शुगर, ठीक है, और दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस। जो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर आकर के जुड़ता है शुगर के यहाँ, और शुगर जो होती है यहाँ पे 2 टाइप्स की, कौन कौन सी है, पिरिडिन और कौन सी है, 2 टाइप की, पिरिडिन एंड प्यूरिन, ठीक है। जो प्यूरिन होती है वहाँ पर उसके अंदर आती है एडिनिन एंड गुआनिन, ओके, और जो प्यूरिडिन आती है उसके अंदर आती है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। जो ये ध्यान रखिएगा, यूरेसिल जो है ये RNA में होती है, DNA में नहीं होती है। DNA में होती है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया उसे आपको किस तरह से याद रखना है कि अभी मैंने क्या बताया था कि DNA का स्ट्रक्चर
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनती है? एक तो होता है कौन सा? डीएनए का नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोस शुगर, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर भी कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो प्यूरिन और एक पीरिडिन, ठीक है। प्यूरिन के अंदर कौन सी आती है? एडिनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिड्स के अंदर कौन सी आती है? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ओके, तो बस इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर बना के याद करेंगे तो आपको थियोरेटिकल इजी पड़ेगा, और मैंने अभी जो स्ट्रक्चर बताया वो भी इजीली लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इजीली आपको है ना लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आने के बाद ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि OH बेस जो होता है वो वहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हुआ था? वो 3 इंच पे। तो 3 इंच पे किस तरह से ख़त्म होता है कि इसका OH ग्रुप जो होता है उसके अंदर 1 इंच कार्बन पेंटोस शुगर से लेकर के नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड से लिंक होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर एडेनोसिन और गुआनिन और डीऑक्सीनोसिन्स के पास में आकर के वहाँ पर यूरिडीन्स के अंदर डाइऑक्सीथाइमिन ग्रुप बनाता है। इस तरह से यहाँ पे कितनी से होकर के निकला था? यह 5 से। इसीलिए अल्कोहल जो होता है 5 इंच कार्बन न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वह फॉस्फेट लिंकेज से कंप्लीट होकर के उस लिंक के यहाँ पर जुड़ता है। इसीलिए अपन इसको 5 इंच कार्बन पे यहाँ से स्टार्ट करके 3 इंच अल्कोहल ग्रुप पे कंप्लीट करते हैं। समझ में आया क्यों था? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या बताया है, क्यों होता है ये देखिए फिर से कि यहाँ पे 1 इंच 1 कार्बन पेंटोस शुगर, ठीक है, ये 1 कार्बन के यहाँ पर आई पेंटोस शुगर। फिर यहाँ से ग्लिसरॉइड लिंकेज हुआ, ठीक है, 2 इंच के यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 इंच 4 इंच और 5 इंच, ये 5 ग्रुप के यहाँ पर था, इसके लिए ये 5 इंच फॉस्फेट कहलाएगा। फिर ये फिनिश किस तरह से हुआ? इसका यहाँ से करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ तक। फिर ये 3 इंच इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो है शुगर प्रेजेंट फॉर्म जो थी उसके अंदर एक OH ग्रुप आकर के जुड़ गया। तो टोटल 5 में से यहाँ से 2 कार्बन का कि यहाँ पर 2 ग्रुप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? 3 इंच हाइड्रोक्सिल चेन कहलाएगा। इस तरह से यह 1 एंड से अदर एंड पर फ्री हो जाती है, 5 इंच फॉस्फेट से स्टार्ट होकर के 3 इंच हाइड्रोक्सिल पर फिनिश होती है। तो यह इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर इसी तरह से लर्न कीजिएगा। मैंने आपको ड्रॉ करना भी बता दिया था। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 5 इंच किस तरह से शुगर यहाँ पे ऐड हुई थी कि इसका पॉलीमर चेन कहाँ से 5 इंच से स्टार्ट होके 3 इंच अल्कोहल ग्रुप के ऊपर फ्री हो गया था। इस तरह से यह जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है यह शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन कहलाती है। और यह शुगर जो होती है मेजोरिटी बैकबोन, जैसे 6.1 फिगर में मैंने आपको भी बताया था, उसके अंदर देखिएगा किस तरह से बैकबोन स्ट्रक्चर उसका यहाँ पे शो किया है, जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। अब इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड किया था? तो उसके अंदर आइडेंटिफाइड किया था कि डीएनए जो होता है उसको फाइंड किया था सबसे पहले फ्रेडरिच मिक्सचर ने 1869 में, और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। फिर इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी तो इसका और भी ज़्यादा आइसोलेशंस होने लगा। फिर डीएनए जो था वह लॉन्ग पीरियड तक एक एलुसिडेनस स्ट्रक्चर के रूप में रहा था। एलुसिडेंट मतलब कोई एक जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के रूप में रहा था, जिसको सबसे फर्स्ट दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। डीएनए नाम होता है कुछ जेनेटिक मटेरियल। फिर इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है मोलिकुलर, वह फाइंड करना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। वह हुआ था 1953 में। वाटसन एंड क्रिक ने इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया था, और उन दोनों ने मिल करके इसका डेटा जो थे एक्सरे डेटा वगैरह उससे प्रोड्यूस किया था। और वह जो प्रपोज करने वाले थे सिंपल वे में कि डबल, इन्होंने जो वाटसन और क्रिक ने दिया था वह सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर इसको आगे जो था प्रपोज किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में, वो किया था विल्किन और फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डीएनए का जो था वह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बना होगा कि यहाँ पे पहले सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था कि एक लेडर की तरह से होता है, और इसके अंदर जो पेंटोस शुगर होती है वहाँ आके जुड़ती है 4 के ग्रुप में। लेकिन फिर इसका इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया कि डीएनए जो होता है फिर से अपनी कॉपी डीएनए को बनाता है, ट्रांसक्रिप्शंस करता है, ट्रांसलेशंस करता है, और इसके अंदर जो शुगर्स होती है वो एडिनिन, थाइमिन
गुआनिन और साइटोसिन इस तरह से अरेंज होती है। तो यह स्ट्रक्चर जो था तब तक फाइंड हो गया था 1954 के बाद में, और ये सारे साइंटिस्ट के भी आप नेम लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में जो था इसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में माना गया था। इस तरह से यह कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो था इसकी सीक्वेंस कौन सी होती है, तब 19 जो सेंचुरी का एंड था तब तक फाइंड कर लिया गया था कि वह 2 डबल चेन स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और वह सेम वह डबल इसलिए होता है क्योंकि यह सिंगल पेरेंट का है। फिर वह अपना डॉटर जो होता है वह डॉटर वाला जो होता है डॉटर अपना ऑप्टेन प्राप्त करती स्ट्रैंड बनाती है, इसीलिए इसका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर आता है। और इसके लिए कुछ पॉइंट क्लियरली यहाँ पर दिए गए जिसे आप समझ लीजिएगा कि जैसा हमने डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर 2 पोलिनॉइड न्यूक्लियर चेन होती है जो इसकी बैकबोन कहलाती है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको दिए थे यहाँ पर कि सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है, बैकबोन के रूप में बनती है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 चेन जो होती है एंटी पोलैरिटी होती है जिसके अंदर एक पोलैरिटी जो होती है 5 इंच से 3 इंच पे फिनिश होती है, 3 इंच से 5 इंच। तो मैंने आपको जहाँ पे अभी बताया था ऊपर स्ट्रक्चर वह 5 से स्टार्ट होकर 3 पे कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसको डबल हेलिक्स बता रहे हैं तो यहीं से यहाँ पे वापस 3 इंच से स्टार्ट होकर 5 पे फिनिश होगा। इस तरह से इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर आता है इसके बेस के ऊपर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और बेस पेयर को फॉर्म करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही थाइमिन जो होता है वो अपोजिट स्ट्रैंड्स के अंदर जाकर के गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोड्यूस करता है। फिर अपोजिट में जाकर पीरीमिडीन शुगर बनती है, प्यूरिन से पीरीमिडीन, और इस तरह से यहाँ पर 2 हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्यूरिन थी, फिर पिरामिडिन कैसे हुई यहाँ पे अपोजिट होकर के गया। तो इस तरह से इसकी यहाँ पे दोनों टाइप्स की शुगर जो होती है प्यूरिन और पिरिडिन बन गई और 4 शुगर्स बन गई, और इस तरह से इसके बीच में 2 हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बन गया है डीएनए का। ओके, 2 चेन जो होती है वह राइट हैंडेड फैशन के रूप में होती है जैसा मैंने अभी डायग्राम बताया था, और इसकी जो यहाँ पे साइज होती है वह 3.4 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर की होती है, जो 10 बेसिक पेयर के रूप में कही जाती है। देखिए यहाँ पे जो हमने पीछे सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया था सेम उसको ही अगर डबल हेलिक्स के रूप में लेना है तो ये पूरा सिंगल हेलिक्स बनाया था, और ये चारों के चारों शुगर सेम है। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये अपनी सेम डबल को ये कॉपी बनाता है, अपना डॉटर डीएनए बनाता है। तो यहाँ से ये अपोजिट होकर के यहाँ पे आ गया, और ये वाला इसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे हो गया डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर आ गया। ये OH यहाँ पे आ गया 3 इंच, और सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पे 5 पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये 5 इंच से स्टार्ट होकर के 3 इंच OH ग्रुप पे फिनिश होता है सिंगल हेलिक्स, जो अपना डॉटर कॉपी डीएनए बनाएगा OH 5 इंच से वापस स्टार्ट होकर के 3 इंच से स्टार्ट होकर के 5 इंच पे फिनिश होगा। तो इस तरह से यह डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है जो आपने सिंगल हेलिक्स पढ़ा था उसी के अंदर। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वह वर्क करते हैं जो इसको ज्वाइंट करके इस हेलिक्स को बना के रखते हैं, जिससे ये एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाते। और शुगर सेम की सेम ही थी कि गुआसिन, साइटोसिन, एडिनिन एंड थाइमिन, और यहाँ पे हो जाएगी थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन और गुआनिन। ओके स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पे डीएनए का डबल स्ट्रैंड पॉलीमर स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था, जिसकी एक थियरी रख दी गई थी। ये देखिए यहाँ पे ये इसका इस तरह से वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था उसी बेस को आगे बढ़ा करके इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लेडर वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ पे ये डीएनए डबल स्ट्रैंड्स के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये 4 टाइप्स के एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन शुगर्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये इसके बेस पेयर बन गए, इसीलिए हम इसे शुगर फॉस्फेट को इसकी बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पे आ गया समझ में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यह हेलिक्स स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो जाता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। पिरामिडिन शुगर्स भी कंपैरिजन करके उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाती है, गुआनिन, साइटोसिन, फिर प्यूरिन जो होती है वह, और पिरामिडिन्स के अंदर आ जाएगी एडिनिन और थाइमिन। और यूरासिल इसके अंदर नहीं बनती है, वो सिर्फ आरएनए में बनती है। तो इसी वजह से जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने इसका सेंट्रल डोमा जो था मोलेकुलर बायोलॉजी का वह रखा था, जिससे ही हमें पता चला था कि किस तरह से डीएनए की सीक्वेंस बनती है
और डीएनए जो होता है वह किस तरह से अपनी कॉपी को बनाता है, तो उसे सेंट्रल डॉग्मा मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर फ्रांसिस क्रिक ने रखा था, जिसको इस तरह से बताते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मैंने अभी फर्स्ट जो आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि डीएनए जो होता है वो अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से कैसे कॉपी करता है। सबसे पहले डीएनए, ठीक है, डीएनए ने क्या किया, रिप्लिकेशन प्रोसेस किया, तो वह डीएनए बन गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। फिर इस न्यूक्लियोटाइड्स ने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए को इसने प्रोड्यूस किया, फिर एमआरएनए ट्रांसलेशंस किया जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बनाया। उस प्रोटीन सिंथेसिस के बनने पर ही यहीं पर सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है कि वन सेल जो थी वह है हमारा सेंट्रल डोग्मा। अब इससे टू सेल्स जो बन गई वह यहाँ तक प्रोटीन सिंथेसिस से पॉसिबल हुआ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इसको किस तरह से लर्न कीजिएगा, देखिए सबसे पहले है डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, डीएनए एमआरएनए प्रोटीन, डीएनए बना उसे बोलते हैं रिप्लिकेशन, फिर एमआरएनए बना उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यह होता है सेंट्रल डोग्मा, जो कंप्लीट हमारे जो माइटोसिस डिवीज़न होता है जिसमें सेल डिवीज़न उसको इसी तरह से शो करता है। जो इनहेरिटेंस के लिए भी माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस में सेल डिवीज़न इस तरह से होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स का मैंने आज आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो यहाँ जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया था वो दोनों सिंगल और डबल को आप ड्रॉ कीजिएगा और उसके नोट्स अच्छे से समझ करके प्रिपेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको यह ईजी पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स।